subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the detailed pathophysiology of sickle cell anemia और सिकल सिंड्रोम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, उसके डिटेल पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, उसके डिटेल क्लिनिकल आउटकम्स के बारे में। आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव रूप में हो या फिर आपके लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम क्वेश्चंस के रूप में हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे फार्मेसी में हो, मेडिकल में हो या नर्सिंग में हो। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि जो स्पेस की कमी होने के कारण जो है ये वीडियो एक स्पेस में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा उसको हम एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसके बाद भी हम क्लासेस लेंगे और उसको मर्ज करेंगे इसी क्लासेस में। सो इसलिए जो वीडियो है लॉन्ग हो सकता है। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो सिकल सेल एनीमिया मीन्स एनीमिया ड्यू टू कास्ट बाय सिकल सेल्स। मतलब आपके जो एनीमिया हैं वो कहीं ना कहीं आपके सिकल सेल्स की वजह से होते हैं, जो कि आपके आरबीसी हैं वो नॉर्मल से सिकल शेप्ड में चेंज हो जाते हैं। बात करें सिकल सेल एनीमिया की तो इसको हम सिकलिन बीमारी भी बोलते हैं, और एक तरीके से जेनेटिकली बीमारी है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जीन इन्वॉल्वमेंट होगा, जीन डिफेक्ट होंगे आपके पेरेंट्स के, और वो जीन जो है आपके में फिर फर्दर आएगा, उससे आपको बीमारी हो सकती है या फिर करियर भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बात करें हम लोग सिकल सेल एनीमिया की, मीन्स दिस इज द एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया इज एन इनहेरिटेड genetic red blood cell disorders in which there aren't enough to healthy RBCs टू कैरी द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स इस केस में जो है आपकी जेनेटिकली डिसऑर्डर्स हैं, मतलब जीन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जीन डिफेक्ट्स होते हैं, ये इनहेरिटेड हैं, मतलब ये आपके पेरेंट्स से आपके फीटस में या पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो आरबीसी हैं वो नॉर्मल आरबीसी ना रख के सिकल सेल आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, तो जिससे जो है आपके हेल्दी आरबीसी का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। अल्टीमेटली आरबीसी कम होने से जो है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अल्टीमेटली ये आपको एनीमिया का कॉज कर सकता है। दिस द बेसिक थिंग्स अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, शेप की या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो इसमें जो आपके आरबीसीज हैं उनका जो साइज और शेप है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो बात करें हम लोग नॉर्मल आरबीसी सेल्स की, तो उसमें बेसिकली आपका जो नॉर्मल आरबीसी का शेप है वो आपके कॉन्केव और डिस्क फॉर्म में होते हैं, जो कि सिकलिन के दौरान या सिकल सेल के दौरान जो है आपके सिकल आरबीसी में चेंज हो जाते हैं। सिकल का मतलब होता है आपका जो शेप है वो आपके सिकल जैसा होता है, मतलब जो हंसिया होते हैं, हम जो कॉमन वर्ड बोलते हैं, जो आपके खेतों में यूज होते हैं, उस शेप का हो जाता है, या फिर उसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप्ड। मतलब जो चांद का आकार है जो बहुत छोटा होता है उसको भी बोल सकते हैं क्रिसेंट शेप। तो उस प्रकार से ये दिखाई देता है आपको सिकल सेल्स, जो कि एक तरीके से अनहेल्दी हैं और बहुत ही ये आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। इसलिए जो सिकल सेल वाले पेशेंट हैं उनमें बहुत सारे सिम्टम्स हमको जब नज़र आते हैं, जैसे कि आपका जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है, हेडेक है, आपके एनीमिया हैं, आपके सीनियस सिम्टम्स हैं, वो सारे जो सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं एनीमिया की वजह से या फिर जो सिकल सेल्स जो बनते हैं आपके सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर में, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि एक सिम्टम्स के रूप में दिखाई देती हैं, जो कि डिटेल हम पढ़ेंगे आगे कॉन्सिक्वेंसेस में। तो बात करें हम लोग इसमें जीन की, तो अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन उसको हम HbA से डिनोट करते हैं, HbA फॉर्म में होता है आपका, लेकिन जब वो आपके सिकल सेल्स में चेंज होते हैं तब उसको हम HbS में लिखते हैं या फिर बोलते हैं। तो इसलिए जो उसमें बेसिकली आपके जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, मतलब अल्टीमेटली इसमें 3 फॉर्म हो सकते हैं आपके सिकल सेल एनीमिया के। तो पहला फॉर्म है आपके एज ए हेट्रोजाइगस स्टेट फॉर HbS, वो है आपका सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल कैरियर। तो कैरियर होते हैं उसको हम A से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एज होमोजाइगस स्टेट ऑफ HbS, मतलब सिकल सेल एनीमियास, जिसको डिसीज स्टेट बोलते हैं। फिर आपका ए डबल हेट्रोजाइगस फॉर HbS, दैट्स ए सिकल बीटा थैलेसीमिया और सिकल C डिसीज़ और सिकल D डिसीज़। तो बात करें हम लोग सिकल सेल एनीमिया की, तो ये जेनेटिक है, इनहेरिटेड है, और मतलब इसमें आपके क्रोमोसोम्स में जीन्स डिफेक्ट होते हैं, और ये जो हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होते हैं, ये आपके ऑटोसोम्स में होते हैं। मीन्स दिस आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, नॉट द क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसीज। तो ये आपके क्रोमोसोमल से रिलेटेड नहीं है, ये आपके ऑटोसोम से रिलेटेड होते हैं। इसलिए जब हम इनकी जो फॉर्म में लिखते हैं उसको हम XY या XS फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम इसको HbA और HbS फॉर्म में लिखते हैं। HbA जो है नॉर्मल आपके
नॉर्मल आरबीसी के लिए हैं और एचबीएस जो है आपके हीमोग्लोबिन जो आप सिकल सेल हीमोग्लोबिन के लिए डिनोट करता है। तो बेसिकली आपका जो दो फॉर्म जो HbA नॉर्मल और HbA सिकल्स जो होते हैं ये कंबाइन करके दो फॉर्म कर सकते हैं। एक होता है आपका HbA और HbS जो कि एक तरीके से AS है। AS मतलब कैरियर प्रोटीन कैरियर और सिकल सेल ट्रेट जो कि एक तरीके से वाहर है, कैरियर ग्रुप करता है। और ये जो कैरियर जो हैं, ये जो कैरियर्स होते हैं या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें इस तरीके से आपके होते हैं उनमें जो है बेसिकली सिम्टोमेटिक कम होते हैं। बहुत सीवियर कंडीशन पे या एक्सट्रीम कंडीशन में ही आपके सिम्टम्स नज़र आते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो डिसीज्ड हैं जो कि HbS और HbS दोनों जीन ही आपके मतलब इस कंडीशन में आपके जो एक पेरेंट हेल्दी होगा, एक पेरेंट आपके डिसीज़ वाले होंगे या कैरियर होंगे, उनसे वो जीन मिल रहा है। और इस केस में आपके दोनों पेरेंट जो हैं आपके जो हैं वो डिसीज़ड वाले हैं या कैरियर वाले हैं, जिससे जो है आपको डिसीज़ हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं क्रॉसओवर की, जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो वो HbA और HbA होगा। अगर कोई पेशेंट जो हैं वो डिफेक्टिव है या उनमें जीन जो हैं अब पेरेंट्स में होते हैं मेल और फीमेल, सपोज मेल जो हैं हेल्दी हैं तो उसमें आपका HbA और HbA होगा, फीमेल जो हैं HbS और HbA हो सकता है, सपोज ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो क्रॉसओवर होंगे तो अल्टीमेटली जो है उनमें कैरियर बनेंगे, उनमें डिसीज़ कंडीशन पे नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों जो हैं HbA हैं तो अल्टीमेटली HbA और HbA मतलब 75% जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे और 25% हैं वो आपके डिसीज रहेंगे, केयर रहेंगे, एस फॉर्म में रहेंगे। आप क्रॉसओवर ज़रा जानते होंगे, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए क्रॉसओवर करने का, समझ में आएगा। अगर दोनों ही कैरियर होंगे मतलब मेल भी कैरियर और आपके फीमेल भी कैरियर, तो उस कंडीशन में जो हैं आपके 50% जो हैं कैरियर बनेंगे, HbA और HbS बनेंगे, और आपके 25% जो हैं HbA और HbA बनेंगे मतलब नॉर्मल बनेंगे, और आपके जो 25% हैं वो आपके डिसीज्ड बनेंगे मतलब HbS और HbS बनेंगे। अगर दोनों ही डिसीज्ड फॉर्म में हैं, दोनों ही HbS वाले हैं, तो अल्टीमेटली सारे जो पेशेंट हैं मतलब 100% जो हैं वो आपके HbS या फिर डिसीज्ड फॉर्म में होंगे। तो इस तरीके से जेनेटिकली उनमें इनहेरिटेंट होते हैं। बात करें इसके डिटेल पैथोजेनेसिस की, तो बेसिकली सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होता है आपके जीन्स में। बात करें सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की, तो वो होता है आपके HBB जीन में। HBB जीन जो है बेसिकली हीमोग्लोबिन के जो बीटा चेन्स हैं, बीटा चेन्स में जो क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11 के जो आपके शॉर्ट आर्म हैं उस पे म्यूटेशन होते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं वो आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि आपके पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो आपके सिकल सेल एनीमिया है वो कौन सा है, ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर क्रोमोसोम सेक्सुअल क्रोमोसोम रिसेसिव है, तो आपका आंसर होगा ऑटोसोमल। अब वो जीन डिफेक्ट करता है तो कौन सा जीन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो उसमें HBB जीन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है। तो वो HBB जीन जो है डिफेक्ट होने की वजह से आपको या म्यूटेशन होने की वजह से आपको सिकल सेल होगा। अब बात करते हैं उस पर क्या होंगे, उसको सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होंगे, मतलब केवल एक जो आपके नाइट्रोजन बेस पेयर हैं उसमें म्यूटेशन होगा, और ये आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं, शॉर्ट आर्म पे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। बात करते हैं हम इसके डिटेल पाथवे की, तो बेसिकली जो है आपके हीमोग्लोबिन पे आपके हीमोग्लोबिन पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 अल्फा के होते हैं और 2 बीटा के होते हैं। तो अल्टीमेटली आपके सिकल सेल एनीमिया में आपके बीटा चेन पे म्यूटेशन होगा, बीटा चेन पे डिफेक्टिव होगा। तो बीटा चेन में जो है बेसिकली एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 146 एमिनो एसिड्स के लिए कोडान्स होते हैं, तो 146 साइट होते हैं, आपके सीरीज होते हैं। तो आपके जो बीटा चेन्स हैं उसमें जो 6 पोजीशन का जो DNA है, DNA का जो सीक्वेंसिंग है आपके GAC और GTC होते हैं आपके नॉर्मल RBC में। तो ये जो DNA है फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो सेंट्रल डोग्मा है आपके प्रोटीन सिंथेसिस का जिसको क्रिक ने दिया था, तो उसके थ्रू जो है DNA जो है आपके क्या बनाएंगे, mRNA बनाएंगे विद हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो वो mRNA जो है आपके फर्दर जो है GAC फॉर्म में होते हैं, GC फॉर्म में आएंगे। तो ये जो कोडॉन्स हैं, ये जो आपके कोडॉन्स हैं वो अल्टीमेटली ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक तरीके से ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, मतलब आपके जो 6 पोजीशन पे हैं, आपका 5th पोजीशन है क्या होगा, प्रोलिन, फिर ग्लूटामिक एसिड और फिर आपका ग्लूटामिक एसिड। तो 6 पोजीशन पे ही आपके चेंज होंगे। तो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन पे जो 6 पोजीशन पे हैं, 6 पोजीशन की जो साइट है उस पर जो सेकेंड बेस पेयर है आपका एडेनिन, उस एडेनिन बेस पेयर पे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होगा और वो चेंज होगा आपके टी में, थायमिन में।
अब ये जो थायमिन है इसकी वजह से जो है अल्टीमेटली ये भी चेंज होगा। आपके यहाँ पे टी से ए से टी था, तो यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। और इससे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बनाएगा आपका GUC। तो GUC जो है बेसिकली आपके म्यूटेंट हैं, कोडांस हो गए हैं, और अल्टीमेटली ये आपके वेलिन बनाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इसमें जो प्रोलिन, वेलिन और ग्लूटामिक एसिड होगा, तो वेलिन बनाने के कारण जो है वो जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग है वो चेंज हो गया है। तो अल्टीमेटली जो आपका हीमोग्लोबिन था जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का था, उस समय जो है इसके कारण से वो हाइड्रोफोबिक का नेचर हो जाता है, जो इजीली क्रिस्टल फॉर्म में बना सकता है आपके ब्लड के अंदर में। इसलिए जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई देते हैं अगर हम स्मेयर को या ब्लड स्मेयर को देखें माइक्रोस्कोप से। तो बात करें हम लोग, तो इस तरीके से जो है आपके नॉर्मल RBC जो है जिसमें HB अल्फा 2 बीटा 2 होते हैं दो, इसमें जो है आपके HB अल्फा 2 और बीटा 2 S हो जाएगा, मतलब वो आपके सिकल सेल्स में चेंज हो जाते हैं। तो अब ये हो गया उसमें म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन की वजह से जो है ये चेंज होने की वजह से आपको सिकलिंग स्टार्ट होगा। तो जो आपका सिकल RBC है एक तरीके से वो भी उतनी ही ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो भी वेल तरीके से अच्छे तरीके से जो है ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द डीऑक्सीजनेशन, अब आ रहे हैं हम लोग सिकलिंग प्रोसेस पे। तो ड्यूरिंग द डीऑक्सीजनेशन मतलब जब आपका हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेगा आपके टिश्यूज़ पे, तो टिश्यू में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है ये जो आपके बीटा ग्लोबिन पार्टिकल्स हैं, चेन हैं, उनमें कंफर्मेशनल चेंजेस होंगे और वो इस तरीके से स्पाइक्स बनाएंगे। अल्टीमेटली ये क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन जो स्टिकी एंड्स होंगे उससे क्या होंगे, क्लम्पिंग होंगे, मतलब पॉलीमर फॉर्म करेंगे। इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म करेंगे जो कि रॉड लाइक पॉलीमर्स होंगे आपके RBC के अंदर पे, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है आपके RBC में होते हैं। ये जो है फिर फर्दर जाके आपके जो सेल्स हैं वो श्रिंकेज होंगे, क्योंकि क्लम्पिंग हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, उससे वजह से जो है ये आपके सिकलिंग फॉर्म कर सकते हैं या सिकल शेप्ड RBC में चेंज हो सकते हैं। इसको हम क्रिसेंट शेप्ड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका सिकल सेल बनता है आपके बॉडी में, मीन्स दिस द पैथोजेनेसिस पाथवे ऑफ द सिकल सेल। अब यहाँ पे एनीमिया नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सिकल सेल। सिकल सेल बनने की वजह से आपके बॉडी के अंदर में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी। जो भी सिम्टम्स आते हैं, एनीमियास हैं, जॉइंट पेन्स हैं, आपके हेमोरेज है, सीनस सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग है, ये सब जो है सिम्टम्स आपके सिकल सेल्स की वजह से होते हैं। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। तो पहले हम बात करते हैं सिकलिन। अगर आपको होगा तो ये सिकलिन क्यों होता है। सिकलिन जो है बेसिकली आपके सिकलिंग जो प्रोसेस है उसमें जो आपके एसिडोसिस है और लो फ्लो वेसल्स हैं, वो दो मेन रीज़न हैं जिससे वो और सिकलिन या सिकल जो हैं प्रमोट होते हैं। मीन्स दीज आर द इटियोलॉजी फॉर द सिकलिंग प्रोसेस को ये फेवर करते हैं। ठीक है, बाकी जो सिकलिंग है वो तो जेनेटिक ही है, इससे कोई भी इटियोलॉजी नहीं है। इटियोलॉजी के लिए आपका जेनेटिक प्रॉब्लम्स ही है, जेनेटिक डिफेक्ट ही है, म्यूटेशन ही है। लेकिन कुछ कंडीशन जो है उसको फेवर कर सकते हैं। तो एसिडोसिस कंडीशन में जो है आपके जो HB या हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाती है। वो कम होने के कारण जो है उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है और ईजिली वो सिकल फॉर्म में चेंज हो सकता है। बात करें हम लोग लो फ्लो वेसल्स की, तो उस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है उनके पास टाइम बहुत होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर सके टिश्यूज़ में। तो ऑक्सीजन जैसे ही वो टिश्यू को दिया वैसे ही वो क्रिस्टल फॉर्म करके वापस सिकल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। और ये जो सिकलिंग है वो एक तरह रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होते हैं। ऑक्सीजनेशन केस में जब हम ऑक्सीजन दोबारा देंगे तो कुछ रिवर्सल हो सकते हैं, और जो इरिवर्सल में जो है कम्प्लीटली डीऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे तो वो कम्प्लीटली आपके इरिवर्सिबल सिकलिंग में चेंज हो जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एनीमिया के कॉन्सिक्वेंसेस की। तो सिकलिंग होने के कारण जो है आपके जो सिकलिंग का जो सेल मेम्ब्रेन है वो वीकेंड होते हैं या कमज़ोर होते हैं, तो ईजिली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ईजिली डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जो है वो सेल्स के आपके जो वेसल्स हैं जिसमें ब्लड होते हैं उस ब्लड में वो फट सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। तो कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे RBC टूट जाएंगे, हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा, और अल्टीमेटली जब हीमोलिसिस होगा तो अल्टीमेटली जो RBC कम होगा और हीमोग्लोबिन भी कम होगा, उससे आपको एनीमिया होगा। तो एनीमिया इस तरीके से आपका होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो ये पाथवे हैं आपके सिकल सेल एनीमिया होने के। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, इस हीमोग्लोबिन जो है रिसाइकल्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ हेप्टोग्लोबिन, मीन्स HB is recycled by the heptoglobin and converts into the unconjugated bilirubin and unconjugated bilirubin लेवल जो है आपके ब्लड के अंदर बढ़ने से आपको जॉन्डिस हो सकता है या फिर गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है। सो दिस इज द अनदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द
सिकलिंग, तो ये भी आपको हो सकते हैं। इसके अलावा सिकलिंग बहुत सारी चीज़ें और करता है और एनीमिया होने से बहुत सारी चीज़ें और होंगी जो कि हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा एग्जैक्टली, हमने 2-3 बुक से और जो ऑनलाइन मटेरियल हैं उनसे हमने मिला के थ्योरी को हम पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, तो ईजी होगा आपको समझने के लिए। इसलिए प्लीज़ इसको आप नोट कीजिए, मीन्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट करने में ईजी हो। फिर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। सो टेक स्क्रीनशॉट नाउ, देन आई विल डिस्कस द डिटेल ऑफ अदर कॉन्सिक्वेंसेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड अदर थिंग्स अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट। सो जैसा कि आप समझ चुके हो कि किस तरीके से आपके सिकल सेल जो हैं आपके इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस करते हैं। तो बेसिकली इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होने के कारण जो आपके हीमोग्लोबिन रिलीज होते हैं प्लाज्मा में फ्री फॉर्म में, वो फिर हेप्टोग्लोबिन के थ्रू रिसाइकल्ड होते हैं। क्योंकि हेप्टोग्लोबिन के थ्रू रिसाइकल्ड होते हैं इसलिए जो हेप्टोग्लोबिन का अमाउंट है ब्लड में वो कम हो जाता है, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स लो हेप्टोग्लोबिन इज द क्लिनिकल साइन ऑफ इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। उससे आपको फिर सिकल सेल एनीमिया होगा। सिकल सेल एनीमिया होने के कारण जो है, एक तो एनीमिया हुआ है मतलब हाइपोक्सिया होगा ही, उसके अलावा जो है आपके ये प्रमोट करेगा आपके एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस, मीन्स हीमोपोइसिस अदर देन द बोन मेरो। तो बोन मेरो के अलावा भी आपकी हीमोपोइसिस को स्टार्ट करता है जो होगी आपके लीवर पे। लीवर पे होने की वजह से जो है वहाँ पे होगा आपका हेपेटोमेगाली, मतलब आपका जो लीवर का साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वो बोन मेरो को प्रमोट करेगा, उससे जो है bone marrow increase the production of reticulocyte, that is a immature RBCs, and also increase the new bone formation, and the new bone formation may cause the expansion of the medullary cavities in the skulls। तो स्कल्स के अंदर जो मेडुलरी कैविटी है उन एरिया पे जो नए बोन्स बनते हैं उनकी वजह से जो है एक तरीके से आपके जो चिक्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से सिम्टम्स है आपके सिकल सेल एनीमिया के। तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में ये चीज़ें जो है हम देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका सिकल सेल्स। सिकल सेल्स तो इंडोस्कुलर हेमोसिस किया, उसके अलावा जो मेन है वो है आपका वेसो ओकुलेशन। तो एनीमिया के अलावा आपका मेन पॉइंट है आपका वेसो ओकुलेशन। वेसो ओकुलेशन का मतलब होता है आपके जो वेसल्स हैं, खासकर स्मॉल वेसल्स हैं या कैपिलरीज हैं, उनमें जो वेसल्स स्मॉल होते हैं उसकी वजह से जो आपका सिकल सेल्स जो इस सब का होता है, आपके इस सब का होता है, उसकी वजह से जो है वो इजीली फंस जाते हैं आपके कैपिलरीज पे, मतलब वो वहाँ पे ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक होने की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं रुक जाती हैं या आपके डैमेज होने लगती हैं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग पहले इन्फेंसी की। तो इन्फेंसी के दौरान जब आपको इनमें से मतलब चिल्ड्रंस की ग्रोथ रेट में ग्रोथिंग फेज में, तो उस समय जो उनके बोन्स हैं उनके खासकर हैंड और फीट से बोन में होंगे डेक्टाइलिटिस, मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिजिट्स। तो उनमें इन्फ्लेमेशन होंगे आपके बोन में। उसके अलावा बात करते हैं कुछ अदर बोन्स की। तो अदर बोन्स में जो है बेसिकली ओक्लोजन्स होने की वजह से जो है आपको सीवियर पेन होगा या पेन क्राइसिस होगा। उसके अलावा आपका एविस्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकता है। और बात करते हैं फिर कुछ और की। तो अगर वेसो ओक्लूशंस होने की वजह से जो स्प्लीन के अंदर में अगर ब्लड फ्लो कम हुआ, वेसो ओक्लूशंस होने से अल्टीमेटली जो ब्लड का फ्लो है वो ऑर्गन्स तक कम जा रहा है। अगर इन्फेंसी में बोन तक कम गया तो ये आपका डेक्टाइलिटिस होगा, अदर बोन्स में कम गया तो आपको पेन होगा, एविस्कुलर नेक्रोसिस होगा। अगर आपके स्प्लीन में कम हो गया तो अल्टीमेटली वो स्प्लीन में जो है इस्चेमिक कंडीशन होगा और वो इन्फेक्शन होगा। और जो नेक्स्ट है आपका स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे बेकअप ऑफ ब्लड, मतलब जो भी आपके ब्लड हैं जो डैमेज होते हैं वो आपके स्प्लीन में डंप होते हैं। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड। तो उनकी जो है स्प्लीन का साइज जो है बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती हैं। उसके अलावा जो है कई बार जो है आपके स्प्लीन जो है ऑटो स्प्लेक्टोमी हो जाता है, मतलब स्प्लीन जो है अपने आप नॉन फंक्शनल हो जाते हैं या फिर वो कट जाते हैं। तो वो नॉन फंक्शनल स्प्लीन होने की वजह से जो है उनमें मैक्रोफेजेस नहीं बन पाते हैं और प्रॉपर्ली। तो वो जो पेशेंट हैं जिनमें स्प्लेक्टोमी हो चुका है या फिर नॉन फंक्शनल स्प्लीन बन चुका है, उनमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। सो दिस पर्सन में ससेप्टेबल फॉर द इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, नाइजीरिया गोनोरिया एसेट्रा। तो वो भी कंडीशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि जो मैक्रोफेजेस हैं वो इन बैक्टीरिया को किल करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं। बात करते हैं हम फिर वेसो ओक्लूजन में। अगर आपको सेरेब्रल पे हुआ, अगर सेरेब्रल वेस्कुलेचर पे ओक्लूजन हुआ तो अल्टीमेटली ब्रेन स्ट्रोक होगा और मोया डिसीज होगा। मोया डिसीज मतलब एक पफ लाइक स्मोक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा आपके ब्रेन में, पूरे वेसल्स का जाल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो
फिर आते हैं लंग्स पे। अगर लंग्स की जो कैपिलरीज हैं उन पे अगर चोक हुआ तो अल्टीमेटली दैट में कॉज द एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बहुत थोड़ा टिपिकल होता है, पेन भी होते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, अगर वहाँ पे ब्लॉक हो गया तो जो डीऑक्सीनेटेड आरबीसीज हैं वो तो काम के नहीं हैं, वो तो ऑलरेडी ब्लड को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है दूसरे आरबीसीज जो अच्छे होते हैं उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं, उनको भी कैरिंग कैपेसिटी को ब्लॉक कर सकते हैं। अल्टीमेटली हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है और वो और डीऑक्सी आरबीसी में कन्वर्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो है सीक्वेंसेस को और बढ़ाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आपके, अगर रीनल एरिया पे जो है आपके वेस्कुलेचर ब्लॉक हुए तो अल्टीमेटली वो रीनल नेक्रोसिस करेंगे, उससे जो है एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, और जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे आपके हेमेटोयूरिया और प्रोटीन यूरिया। तो ये भी आपके मेन सिम्टम्स हैं या क्लिनिकल साइंस हैं आपके सिकल सेल एनीमिया के। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जो भी हमने देखे, जब भी हमने समझे, वही सिम्टम्स के रूप में आएगा। एनीमिया होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा, आपके एपिसोड्स ऑफ पेन होगा, बोन में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होंगे, उसके अलावा इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं, डिलेड ग्रोथ होगा, आपके हाइपोक्सिक कंडीशन होगा, पेनफुल स्वेलिंग इन द हैंड एंड फीट्स होंगे, उसके अलावा रेटिनोपैथी भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली आपको होंगी सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन पे। बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, तो सिंपल सा है या ब्लड स्प्रेड निकालो, ब्लड स्प्रेड निकाल के हम हेमाटोसाइटोमीटर में चेक करते हैं और आरबीसी का शेप्स हम मेजर करते हैं, हम चेक करते हैं। जो सिकल सेल दिखेंगे मतलब उनको सिकल सेल एनीमिया है। एंड यू कैन आल्सो यूज़ द HbS प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द न्यूबॉर्न स्पॉट स्क्रीन। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक मेथड हैं। बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो ये जो ट्रीटमेंट है बेसिकली आपके जीन डिफेक्ट हैं तो इसका जो क्यूरेटेबल नहीं है, हम इनके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं, सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो ड्रग के रूप में हम यूज़ करते हैं आपके, अगर आपको हाइपोक्सिया हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और फ्लूइड को इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा है आपका ओपिएड्स फॉर द पेन मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स फॉर द रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन, एंड हाइड्रोक्सीरिया। बेसिकली हाइड्रोक्सीरिया मेन ड्रग है आपके सिकल सेल एनीमिया का। हाइड्रोक्सीरिया बेसिकली आपके जो हैं गामा ग्लोबिन को इंक्रीज़ करता है। गामा ग्लोबिन इंक्रीज़ होने की वजह से जो है ये आपके फीटल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। फीटल हीमोग्लोबिन बेसिकली आपके जो है HB अल्फा 2 गामा 2 होते हैं, तो इसमें बीटा चेन नहीं होते, इसमें गामा चेन होते हैं। तो बीटा चेन में ही आपके म्यूटेशन होते हैं और वही अफेक्ट होते हैं। तो अगर वो HbF का अमाउंट बढ़ रहा है तो वो हीमोग्लोबिन अफेक्ट नहीं होंगे और वो हीमोग्लोबिन अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये मेन ड्रग होते हैं आपके सिकल सेल एनीमिया के। उसके अलावा हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, उनको ब्लड देना पड़ता है क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है आपके सिकल सेल एनीमिया के केस में। उसके अलावा आपका वी कैन यूज़ द वैक्सीनेशन इन द चिल्ड्रन फॉर द इन्फेक्शन लाइक निमोनिया एक्सेट्रा। तो बच्चों में हम वैक्सीन्स देते हैं ताकि सिकल सेल एनीमिया के केस में जो इन्फेक्शंस होंगे उनसे वो हार्मफुल नहीं होंगे। और नेक्स्ट आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर द रिलीविंग द वेस्कुलेचर, जो वेस्कुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपका जीन थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, आपके सिकल सेल एनीमिया के एडवांटेज भी हैं। सिकल सेल एनीमिया जिन पेशेंट्स को हैं उन पेशेंट्स में मलेरिया के जो इन्फेक्शन होते हैं, मलेरिया के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर मलेरिया के जो सीवियरिटी है वो कम होती हैं। खासकर जो ब्लैक अफ्रीकन है या इंडियन है तो उनमें जिनमें सिकल सेल एनीमिया होते हैं उनको मलेरिया इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, या फिर वो उनसे डेथ कम होते हैं, क्योंकि जो आपके इसमें जो आरबीसीज हैं वो सिकल सेल्ड में होते हैं और प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है उनमें सर्वाइव नहीं कर पाता, वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए जो उनमें मलेरिया के इन्फेक्शन चांस कम होते हैं। So these are the basic pathophysiology of the sickle cell anemia. It's the most important point, most important topic of the anemia. And if you want to note this lecture, please take a screenshot. And in my upcoming class, I will discuss about the thalassemia in the pathophysiology subject. So now take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend. And any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And in last, thank you. Keep watching.